खुशामदीद दोस्तों, क्या आपने मशहूर अमेरिकन सिंगर मरिया कैरी का नाम सुना है? ये एक बहुत बड़ी जहनी मर्ज का शिकार है। क्या आपने मास्क ऑफ जोरो में काम करने वाली एक्ट्रेस कैथरीन ज़ीटा जोन्स का नाम सुना है? इनके बारे में भी मैं आपको बताने लगा हूं, क्योंकि ये भी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर का शिकार है। और इनके साथ साथ एक बड़ी मशहूर यंग सिंगर जो कि एक एक्ट्रेस के तौर पे भी जानी जाती है, डेमी लोवाटो, ये भी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर का शिकार है। ये तीनों बहुत वोकल हैं और बड़ी ओपनली इन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया पे कहा है कि इन तीनों को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है और माना है कि वो इस मर्ज का इलाज ले रही हैं। हमारे पास भी दोस्तों बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के मरीज आते हैं और लोग भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हाइपोमेनिया और मेनिया में क्या फर्क है? आपके भी जहन में तरह तरह के सवालात आते होंगे। उन जवाबात को तलाश करते हैं आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर अली मुफ्ती। मैं एक माहिर नफ्सियात, एक साइकेट्रिस्ट हूं। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। दोस्तों, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जो कि साइकेट्री में बहुत आमतौर पे देखी जाती है। इसने बहुत ज्यादा पर्सनैलिटीज को मुतासिर किया है। हमारे पास रोजाना कई ऐसे मरीज आते हैं जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के मर्ज का शिकार होते हैं। इसने बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज को मुतासिर किया है, बहुत ज्यादा पर्सनैलिटीज को मुतासिर किया है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटीज मुतासिर होती हैं और इसकी वजह से उनकी फैमिली में ब्रेक डाउन आती हैं और कम्युनिटी में इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि बाइपोलर पेशेंट्स होते क्या हैं, मेनिया होता क्या है और हाइपोमेनिया क्या होता है। तो इसलिए आज हमने बहुत जरूरी समझा कि हम बाइपोलर पे एक बहुत ही जरूरी और तफसीलन एक वीडियो बनाएं। अमेरिका में नेशनल कोमोर्बिडिटी सर्वे के मुताबिक तकरीबन 2.8% अडल्ट्स वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है। यानी कि 7.2 मिलियन अमेरिकी लोग जो हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ रह रहे हैं और इन 7.2 मिलियन में तकरीबन 40% लोग जो है वो इलाज नहीं ले रहे। इंडिया में 0.3% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो बाइपोलर अफेक्टिव का शिकार है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान में कोई ऐसी मुस्तनद तहकीक नहीं है। अगर बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात की जाए तो बाइपोलर डिसऑर्डर में एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि हमारी जो है बॉडी का एनर्जी लेवल, एक्टिविटी लेवल वो मुतासर होता है। हमारी जो है नींद का पैटर्न वो बहुत ख़राब तरीके से मुतासर होता है। हमारी जो कॉग्निशन है, हमारी जो सोचें हैं वो मुतासर होता है। और जब नींद, सोच मुतासर हो, एक्टिविटी लेवल मुतासर हो तो हमारा जो बिहेवियर है, हमारा रवैया वो भी मुतासर होता है। ज़्यादातर मरीजों में ये एपिसोडिक और किस्तवार तरीके से आती है, यानी कि वो किस्त जो है 2 से 3 महीनों में रहती है, उसके बाद वो मरीज़ जो है ठीक हो जाता है दवाइयों के साथ। इसके मरीज़ जो होते हैं उनकी ज़िंदगी पे इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होता है। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप बाइपोलर डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं, किसी बंदे पे, किसी मरीज़ पे लेबल लगा लेते हैं कि इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी अलामात को समझें और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि इन अलामात की इंटेंसिटी क्या है और इन अलामात की वजूहात क्या हैं, इन अलामात की कॉजेज़ क्या है और क्या ये अलामात किसी और वजूहात की वजह से तो नहीं है। तो लिहाजा जब भी इसका डायग्नोसिस हो, ये बहुत ज़रूरी है कि कोई मुस्तनद साइकेट्रिस्ट जो है इन अलामात को डायग्नोज करें। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर को लेकर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। दोस्तों, आपको जो मूड होता है वो नॉर्मल मूड होता है, जिसको यूथाइमिक मूड भी कहते हैं। अगर नॉर्मल मूड से जो नीचे मूड होता है उसको हम डिप्रेस मूड कहते हैं। तो यानी कि जो बाइपोलर का मरीज़ है वो नॉर्मल मूड से नीचे अगर उसका मूड होगा, अगर वो उसका मूड उदास रहेगा तो उसको डिप्रेशन होगा। लेकिन अगर उसका नॉर्मल मूड से अगर उसका मूड बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, उसको एक्सेसिव खुशी होगी, बल्कि एबनॉर्मल खुशी होगी, उसकी नींद कम होगी और उसकी खुशी टॉक्सिक होगी और दूसरों को नुकसान देगी, तो उसको हम मेनिया लेबल करते हैं। तो अभी आपको मेरी एक बात समझ आ गई होगी कि बाइपोलर यानी कि बाईपोल, 2 पोल, 2 पोल, एक पोल डिप्रेशन का और एक पोल मेनिया का। दोस्तों, अगर बाइपोलर की बात की जाए तो बाइपोलर की सबसे पहली किस्म जो है वो है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। अगर बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में देखें, मरीज़ में मेनिक सिम्टम्स हों और मेनिक सिम्टम्स कम से कम 7 से 10 दिन रहें, तो हम उसको बाइपोलर 1 डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में मेनिक सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे ज़रूरी है कि मरीज़ के अंदर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी हो, यानी कि वो बहुत आराम से किसी भी दूसरी चीज़ की तरफ डिस्ट्रैक्टेबल हो। उसके अलावा उसके अंदर बहुत गुस्सा हो, इम्पल्सिविटी हो, छोटी छोटी बात पर उसको गुस्सा आ जाए, ग्रैंडियोसिटी हो। जी हाँ, वो दूसरों के मुकाबले में अपने आप को बहुत ख़ास समझे। कभी कभी ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो अपने आप को
अल्लाह ताला का खास बंदा समझते हैं, वो समझते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। उनके जहन के अंदर सोचो कि एक नदी बह रही होती है और ये सारी सोचें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इतनी ज़्यादा सोचें, इतनी ज़्यादा आइडियाज़, इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी वो मैनियक बंदे में होती है। और एक बंदा जिसके अंदर इतनी ज़्यादा सोचें आ रही हों और वो सोचें रुक भी ना पा रही हों, जिनको फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ कहते हैं, तो वो सोचें आपकी ज़ुबान पे भी आएंगी, तो ये पेशेंट जो है, ये बंदा बहुत ज़्यादा बोलेगा, जिसको हम ओवर टॉकेटिवनेस कहते हैं। उसकी बॉडी का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, वो एक जगह पे बैठेगा नहीं, कभी घर में होगा, कभी बाहर जाएगा, कभी दोस्तों के पास जाएगा। और सबसे ज़्यादा ये कि उसकी नींद बहुत ज़्यादा कम होगी। अगर उसकी टोटल तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो वो रोज़ाना दिन में 70,000 80,000 रुपए खर्च कर देता है। उसके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं, बल्कि वो अपने घर की जो चीज़ें हैं लोगों में मुफ्त में बांटता फिरता है और बाकी जाके लोगों से कर्ज भी मांगता है। देखा ये गया है कि उसके फैमिली वाले बहुत परेशान रहते हैं। मैनियक के पेशेंट में इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती है, कम से कम 8 से 10 बंदे पकड़ के उसको किसी भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल लाते हैं। और जब मैनिया बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके अंदर शक की बीमारी यानी कि पैरानॉइड डिलूजन भी आ सकते हैं। पैरानॉइड डिलूजन पे भी मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको पैरानॉइड डिलूजन के बारे में पता है भी कि नहीं। इसके अलावा मैनिया के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर उसको एक एपिसोड मैनिया का आता है तो चंद माह बाद उसको डिप्रेशन के भी दौरे आए, उसके सर में दर्द हो, उसके बदन में दर्द हो, उसकी नींद खराब हो, उसकी यादाश्त खराब हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में प्लान्स बनाए, सोचे। तो अगर ये दो पोल्स यानी कि डिप्रेशन और मैनिया आपकी मरीज़ में आए तो वो यकीनन बाइपोलर 1 बीमारी का शिकार है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसी और मेडिकल कंडीशन का शिकार ना हो। अगर हम मेडिकल कंडीशन की बात करें तो इसमें बहुत ऐसी बीमारियां हैं, एंडोक्राइन से रिलेटेड बीमारियां हैं, थायराइड से रिलेटेड बहुत ऐसी बीमारियां हैं कि जो कि हमारी बाइपोलर 1 जैसी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। दोस्तों अगर बाइपोलर की बात की जाए तो बाइपोलर 2 को समझना बहुत ज़रूरी है। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर बाइपोलर 1 से क्यों मुख्तलिफ है, आए मैं भी आपको समझाता हूँ। वो मरीज़ जो कि बाइपोलर 2 का शिकार होता है, ये बहुत ज़रूरी है कि उसको हाइपोमेनिया की एक किस्त हो और ये जो है कम से कम 4 से 6 दिन तक होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, उसको कम से कम हाइपोमेनिया होना चाहिए। मेनिया और हाइपोमेनिया के सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, लेकिन जिस तरह के मेनिया में ये होता है कि इंसान को लगता है कि मेरे पास एक ख़ास ताकत है और मैं अल्लाह ताला का ख़ास बंदा हूँ, मेरी दुआएं कबूल हो जाते हैं, तो ये सिम्टम्स भी हाइपोमेनिया में होता है। उसकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मेनिया के मुकाबले में बहुत कम होती हैं और उसकी नींद भी बहुत कम होती है। और एक ख़ास किस्म जो कि हाइपोमेनिया और मेनिया के पेशेंट में देखा गया है कि वो गर्मी के मौसम में सर्दी के कपड़े पहनेंगे, यानी कि सख्त गर्मी होगी, उसमें स्वेटर और कोट पहनेंगे और यहाँ पे सुर्ख किस्म का उन्होंने कपड़ा बांधा होगा। और सर्दी के मौसम में उन्होंने गर्मी के कपड़े पहने होंगे, यानी कि सख्त सर्दी होगी और दिसंबर के मौसम में वो खाली टी शर्ट या खाली कमीज में फिर रहे होंगे। वो दरबारों में या मलंगों के पास जाके बैठते हैं और वहाँ पे जाके नशा करने लगते हैं और नशा में बहुत देखा गया कि वो चर्स या आइस का नशा करते हैं। इससे उनकी बीमारी बाइपोलर और भी ख़राब होने लगती है। हाइपोमेनिया के जितने भी मरीज़ हैं, ये भी देखा गया कि उनको गुस्सा बहुत आता है। जब भी वो किसी महफिल में बैठे हैं तो उनकी फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन एक जगह पे रहते नहीं है। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में ये भी देखा गया कि उनको भी डिप्रेशन होती है और डिप्रेशन के सारे अलामात, जिसमें दिल उदास रहना, नींद का कम होना, बदन में दर्द का होना, बार बार रोना आना, याददाश्त की कमी, नाउमीदी और अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के ख्यालात आना शामिल हैं। और इस तरह ये बाइपोलर 2 डिसऑर्डर कहलाता है, जहाँ पे एक किस्त हाइपोमेनिया की आती है और एक किस्त जो है बाइपोलर डिप्रेशन की आती है। आप समझ रहे होंगे कि हमें तो सिर्फ डिप्रेशन की बीमारी है या हमारे करीबी लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है, तो क्या वो बाइपोलर डिप्रेशन का शिकार तो नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वो बाइपोलर डिप्रेशन का शिकार नहीं, बल्कि वो मेजर डिप्रेशन या यूनिपोलर डिप्रेशन का शिकार है, जहाँ पे उनको इस सारी डिप्रेशन की अलामात हैं। अगर आप डिप्रेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक को क्लिक कीजिए। आगे जाने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर क्या है? नंबर 1 डिप्रेशन ओनली, नंबर 2 डिप्रेशन और मेनिया, नंबर 3 डिप्रेशन और हाइपोमेनिया के सिम्टम। अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दें। अगर हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की कॉजेज पे बात करें, इसकी वजूहात पे बात करें, तो सबसे बड़ा इसका कॉज जो है वो है जेनेटिक फैक्टर्स। देखा ये गया है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हेरिडिटी कंपोनेंट है कि ये अगर आपकी फैमिली में है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी फैमिली में रन करेगा। यानी कि ये बहुत चांस है कि एक आइडेंटिकल ट्विन को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है तो 60 से 80% चांस होगा कि दूसरे आइडेंटिकल ट्विन को भी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होगा। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वजह जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर की
वजूहात में शामिल है वो ये है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस आना, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर में ज़्यादती आ जाती है। लेकिन पहले न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में मैं आपको बता दूं वो होते क्या हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारे दो न्यूरॉन्स के दरमियान मैसेंजर का काम देते हैं। आप अपने दोस्त को कभी भी कोई मैसेज देना चाहें तो आप उसको व्हाट्सएप करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, ईमेल करते हैं। तो ऐसे ही जब एक न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन सेल को जो है मैसेज देता है ब्रेन में, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए देता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन होते हैं। इसमें देखा यह गया है कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में, मेनिया और हाइपोमेनिया में डोपामीन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा डोपामीन हो जाए उसमें ग्रैंडियोसिटी आ जाती है। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो लोग बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ भी आ जाती हैं। उनके दिमाग के कुछ हिस्से हैं जिनमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस शामिल है, उनमें ब्लड सप्लाई उनकी कम आ जाती है। ये एमआरआई देखिए दोस्तों, इस एमआरआई की इमेज में आप देख सकते हैं कि जो राइट मीडियल और लेफ्ट मीडियल का जो स्कैन है, कट्स है, उसमें जो ग्रे एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो ग्रे एरिया हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। और ये ग्रे एरिया ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कम ब्लड सप्लाई है। ये स्कैन एक बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट का था और उनकी कुछ एरियाज में ब्लड सप्लाई कम हुई, और ये एरियाज जो है आपकी इमोशनल लर्निंग के लिए, आपकी कॉग्निटिव लर्निंग के लिए, आपकी प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूटिव टास्क के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा देखा ये भी क्या है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस को बर्दाश्त ना करने की सलाहियत, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, और उसके अलावा बचपन में अगर आपके साथ कोई चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ हो, कोई फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, या कोई सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स जिनको आप बार बार याद करते हो, वो बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जिन फीमेल में होते हैं उनके अंदर भी बाइपोलर डिसऑर्डर आ सकता है, क्योंकि वो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस उनके सर्काडियन रिदम्स को डिस्टर्ब करते हैं। सर्काडियन रिदम आपके बॉडी के खास रिदम होता है जो कि आपके स्लीप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, और अगर वो रिदम भी ख़राब हो जाए आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ, तो कुछ खास हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, उनमें ख़राबी आती है और पेशेंट के अंदर बहुत चांसेस हो जाते हैं कि उनमें बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाए। तो दोस्तों, हमने आपसे कुछ देर पहले ये सवाल पूछा था कि व्हाट इज़ बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, तो उसका सही जवाब है कि डिप्रेशन एंड मेनिया। उम्मीद है आपने इसका सही जवाब दिया होगा। दोस्तों, आगे चलने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिफाइन करें कि हमारे नॉर्मल ह्यूमन जज्बात, नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस होते क्या हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या जज्बात पाए जाते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे लोग मुझे मिलते हैं आम जिंदगी में, वो कहते हैं कि ये तो बाइपोलर है, वो बाइपोलर है, हद तक कि ऐसे नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत खूबसूरत तरीके से ह्यूमन जज्बात को, इमोशंस को बताया गया है। हमारे नॉर्मल इमोशंस जो है फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें उतार चढ़ाव आता है, लेकिन उनके उतार चढ़ाव में इतनी इंटेंसिटी नहीं होती जितनी कि बाइपोलर डिसऑर्डर में होती है। दोस्तों, अगर नॉर्मल इमोशंस की, नॉर्मल जज्बात की बात की जाए तो उसमें अगर गुस्सा आए और अगर शदीद गुस्सा आए, अगर खुशी आए तो शदीद खुशी भी आ सकती है, उदासी आए तो शदीद उदासी भी आ सकता है। और वो आपका शदीद गुस्सा शायद आप अपने बच्चों को देखें, अपने माँ बाप को देखें, अपने दोस्तों में रहें, कोई इवेंट चेंज हो जाए, आपका माहौल चेंज हो जाए, उससे वो आपका मूड स्विंग ठीक हो सकता है। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर बाइपोलर डिसऑर्डर में आपको एक्सट्रीम एक्साइटमेंट है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, टॉक्सिक हैप्पीनेस है, अगर आपको ऐसी सोचें आ रही हैं कि आप दूसरे लोगों से ख़ास हैं, तो ये चेंज ऑफ एनवायरनमेंट से या किसी एक ख़ास शख्स के बदलने से ये सोचें बदलती नहीं है, और इसके लिए इलाज ही किया जाता है। उसके अलावा अगर बाइपोलर डिसऑर्डर की बात की जाए, आपके जब मूड स्विंग्स आते हैं उसमें ये देखा गया कि आपकी एनर्जी लेवल उसके साथ बहुत कम चेंज होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर में जब बंदा मेनिया में जाता है उसके अंदर इतनी एनर्जी आती है कि वो 5-6 या हमने देखा भी कि 8-10 बंदों के साथ बड़े आराम से मुकाबला करता है। वो जो है उसकी स्लीप जो है आधा घंटा 1 घंटे तक रह जाती है, और उसके अंदर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो किसी की बात भी नहीं सुनता। अब आप उसको अपनी खुशी के साथ कभी कंपेयर कीजिए कि जब आपको बहुत खुशी होती है तो क्या आप अपने बड़ों की बात, बच्चों की बात तो एटलीस्ट सुनते हैं। जब हम नॉर्मल इमोशंस की बात करते हैं तो क्या आप बहुत ज़्यादा खुशी में ओवर स्पेंडिंग करने लगते हैं? क्या बहुत ज़्यादा खुशी में अपना सारा सरमाया लूज़ कर लेते हैं, सारा सरमाया लोगों में बांट देते हैं, या लोगों से खुशी में आके कर्ज लेना शुरू करते हैं? जी नहीं। लेकिन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में, मेनिया, हाइपोमेनिया में लोग जो है ओवर स्पेंडिंग करते हैं, अपने घर की सारी चीज़ें लोगों में मुफ्त बांट लेते हैं, और वो जो है लोगों से कर्ज भी लेते हैं। उसके अलावा जो आपकी डेली मूड स्विंग्स है उसका आपकी ज़िंदगी पे असर नहीं पड़ता, उसके आपकी फैमिली लाइफ, आपकी ऑफिस लाइफ, आपके दोस्तों पे असर नहीं पड़ता, बल्कि आपका मूड अगले दिन ठीक हो जाता है। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में जो मेनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेशन का आपकी ऑफिस लाइफ, आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपकी फैमिली लाइफ और आपकी कम्युनिटी पे और आपके हमसायों पे भी असर पड़ता है, और उन सब का दिल चाहता है कि वो आपको किसी अस्पताल में जाएं जहाँ पे आपका इलाज हो। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी आम बंदे को कहें कि यार ये तो बाइपोलर है, ये तो मेनियक है, ये तो हाइपोमेनियक है,
तो कोई भी टर्मिनोलॉजी सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। उसकी वजह यह है कि जब बाइपोलर को आप इतना आम इस्तेमाल करेंगे तो इससे बाइपोलर की जो है वो सिवियरिटी डिक्रीज होगी, इस बीमारी की सीरियसनेस डिक्रीज होगी। कोई असली मरीज भी बाइपोलर को होगा तो उसको भी मिस डायग्नोस करेंगे, और इसके साथ अगर हर बंदे को नॉर्मल मूड वेरिएशन को भी अगर आप बाइपोलर कहेंगे तो इसके साथ हमें एजुकेशन में, अवेयरनेस में मुश्किलात होंगी। अब बात करते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ट्रीट किया जाए। तो जब बाइपोलर डिसऑर्डर के मैनेजमेंट की बात आती है तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दवाइयाँ देना और साइकोथेरेपी करना। इसके साथ साथ हम अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें। अगर हम दवाइयों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दवाइयों में मूड स्टेबलाइजर्स की बात करें, एंटीसाइकोटिक्स की बात करें, और अगर डिप्रेशन हो तो एंटी डिप्रेशंस की बात करें। मूड स्टेबलाइजर्स का रोल ये है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड को स्टेबलाइज रखते हैं, और अगर मूड में जितना भी उतार चढ़ाव आता है, अगर वो बहुत ज़्यादा मेनिया, हाइपोमेनिया में रहता है, अगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, तो मूड को एक स्टेबलाइज पोजीशन में रखते हैं। मूड स्टेबलाइजर्स में देखा जाए तो सबसे बेस्ट दवाई जो है वो है लिथियम। 2013 के आर्टिकल जो कि लैंसेट में छपा था उसमें ये देखा गया था कि लिथियम इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर टू प्रिवेंट रिलैप्सेस। मूड स्टेबलाइजर्स के साथ हम कुछ एंटीसाइकोटिक्स दवाइयाँ भी देते हैं, और एंटीसाइकोटिक्स हम मरीज़ के बिहेवियर को और उसकी नींद को बेहतर करने के लिए देते हैं। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो पेशेंट के अंदर जो ग्रेंडियोसिटी की सोचें आती है, जो गुस्सा आता है, जो एग्रेशन आता है, उसकी जो एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसके लिए हम एंटीसाइकोटिक्स देते हैं। एंटीसाइकोटिक्स पे भी मजीद हम कभी किसी और वीडियो पे बात करेंगे। मेडिकेशन के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम साइकोथेरेपी करें। इसमें हम मरीज़ को समझाते हैं कि आप कैसे अपने ट्रिगर्स को मैनेज कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में जिस भी मुश्किलात आएँ आप उन मुश्किलात का सामना कैसे कर सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी में जो भी ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आप मेनिया में जाते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं, आप कैसे उन ट्रिगर्स को अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा थेरेपी में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बहुत काम करते हैं, हम उनके स्लीप पे काम करते हैं, हम उनकी रूटीन पे काम करते हैं, और हम उनकी स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स पे काम करते हैं। ये देखा गया एक तहकीक के मुताबिक कि जब आप अपनी रूटीन ना अपनाएं लाइफ में तो आपके दिमाग को नुकसान देता है। दोस्तों, मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है कि अगर आप अपनी रूटीन पे काम ना करें तो ये आपके दिमाग को नुकसान देगा। अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो इसका लिंक यहाँ पे हमने दिया है, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। सबसे आखिर में ज़रूरी है दोस्तों कि हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को प्रिवेंट कैसे करें, यानी कि वो मरीज़ जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है या वो मरीज़ जिसको एक एपिसोड हो गया है, बाकी एपिसोड्स को कैसे प्रिवेंट करें, उसकी बाकी रिलैप्स को ख़त्म कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जैसे हमने पहले बताया कि इन मरीज़ों की स्लीप बेहतर होनी चाहिए। जब ये मरीज़ ठीक हो जाते हैं, इनकी मेनिया और हाइपोमेनिया, डिप्रेशन के एपिसोड्स ठीक हो जाते हैं, तो देखा ये गया है कि बाद में ये अपनी स्लीप पूरी नहीं रखते, और अगर ये 8 से 9 घंटे की स्लीप मुकम्मल ना करें, या अगर 3-4 घंटे की स्लीप पे वापस आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनके अंदर वापस हाइपोमेनिया के या मेनिया के एपिसोड्स आ जाएं, या इनमें डिप्रेशन के एपिसोड्स वापस आ जाएं और इनकी बीमारी वापस ट्रिगर हो सकती है। एक और चीज़ हमने देखी है कि बहुत ज़्यादा कांस्टेंट स्ट्रेस इनको मिले या इनको जज्बाती ट्रॉमा मिले तो उसके बाद जो है ये वापस अपनी बीमारी में ट्रिगर कर जाते हैं, ये हाइपोमेनिया में या डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ हमने देखा है कि जब भी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का मरीज़ ठीक हो जाए तो वो अपनी दवाइयाँ छोड़ देता है, और जब ये दवाई छोड़े तो क्या होता है कि ये वापस अपनी एपिसोड्स में रिलैप्स कर जाते हैं। एक और बहुत चीज़ वो ज़रूरी है फॉलोअप्स, उसकी वजूहत है। अगर मैं आपको मिसाल दूं लिथियम की, तो लिथियम या दूसरे ऐसे दवाइयाँ हैं, सोडियम वैल्प्रोएट या कोई एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेशन, उनके साथ हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं, या आपके मरीज़ की हमें दवाई की डोजेज कम या ज़्यादा करनी पड़ती है, हमें उसको कुछ स्ट्रेस कोपिंग पे हमने उसको बातें करनी होती है। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर फॉलोअप्स करें, क्योंकि अगर जब आप रेगुलर फॉलोअप्स नहीं करेंगे तो इस मर्ज़ की इंटेंसिटी का फैमिली और मरीज़ दोनों उसको हल्का लेते हैं, और मरीज़ वापस जो है इस बीमारी मेनिया और डिप्रेशन में वापस उसको रिलैप्स हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो आपको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में? क्या आपने इस बीमारी का पहले नाम सुना था, और क्या आपने इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल किया? दोस्तों, अगर आपको कोई ज़हनी मुश्किलात या ज़हनी मर्ज़ है, या आपके कोई करीब आपके फैमिली वाले जिनको कोई ज़हनी मुश्किलात हैं या कोई वो ज़हनी मर्ज़ का शिकार है, तो उनको अपने करीब किसी भी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए, मदद आपका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाऊँ, आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊँ। तो मेरे साथ इस सफ़र में जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़।